ओके, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ा। गॉसेस लॉ क्या होता है। अब हम देखेंगे कि गॉसेस लॉ की जो इंटीग्रल फॉर्म है गॉसेस लॉ की, उसके बारे में हम देखते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म गॉसेस लॉ की क्या होती है। ठीक है, तो जो आपके पास इंटीग्रल फॉर्म है गॉसेस लॉ की, वो क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द क्लोज सरफेस इज कॉन्टीन्यूस देन द टोटल चार्ज क्यू इन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो टोटल चार्ज जो है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। टोटल चार्ज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो आपके पास इक्वल होता है Q इज़ इक्वल्स टू रो इंटीग्रल डी वी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है आपके पास। ठीक है, V इज़ द वॉल्यूम एंड V इज़ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, और रो आपके पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और तो इक्वेशन जो है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो। फ्लक्स आपके पास इक्वल होता है ना, फ्लक्स आपके पास इक्वल होता है फाई इज इक्वल टू चार्ज पर चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की जगह पे आपने क्या लिख दिया, चार्ज की जगह पे आपने ये वैल्यू लगा दी, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी लगा दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास है कि अगर फाई इक्वल टू आपके पास है ई डॉट एन डी ए के बराबर है, तो ई डॉट एन डी ए है, तो अगर आप इसको लिख लो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो अब जो अबव रिलेशन है, ये रिलेशन देखो दोनों तरफ आपके पास इंटीग्रल आ रहा है, तो इस फॉर्म को आप क्या कहते हो, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। इसी तरह डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ आप निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास जो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसमें आप क्या कहते हो कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट फंक्शन टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो इस केस में अब देखो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे लिख सकते हो, ई डॉट एन डी ए था, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको आप लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ई इनटू डी वी। ठीक है, तो अब आपने इसकी जगह पे लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ ई इनटू डी वी, और ऊपर वाले रिलेशन से 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी आपके पास एज इट इज़ आ रहा है। तो दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी आपके डाइवर्जेंस ऑफ ई आपके पास इक्वल आ जाएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आ गई इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ जो है वो उसको आप मेनली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू द वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पर हम जो है वो उसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसमें आपके पास जो पहला केस है वो है कि अगर आपके पास पॉइंट जो है वो आउटसाइड द स्फीयर है, तो अब आप कैसे निकालेंगे। आपने एक गॉसियन सरफेस एस कंसीडर कर ली यहाँ पर। ठीक है, गॉसियन सरफेस आपने ले ली, और पॉइंट पी जो है वो पॉइंट है नियर द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस कैपिटल आर। लेट अस सपोज दैट द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड इट। ठीक है, चार्जेस जो है इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट करते हैं कि रो जो है वो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और अगर Q आपके पास टोटल चार्ज है इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो Q आपके पास किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो के बराबर होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी रेडियली आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट के ऊपर आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई फाइंड करनी है एट पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे कि हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर लेंगे जिसे हम गॉसियन सरफेस का नाम देंगे, और वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल सरफेस होगी। और आपने क्या करना है कि इसमें एक सेंट्रिक आपने क्या किया कि एक जो है वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। ठीक है, और पॉइंट पी जो है वो उसके ऊपर लाई करेगा, और ये आपके पास को सेंट्रिक आपने स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, उसका रेडियस जो होगा वो आर होगा, स्मॉल आर होगा, और इसका डिस्टेंस जो है इज आल्सो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, surface S encloses the total charge Q of the spherical charge distribution। तो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ आपके पास फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, फ्लक्स आपके पास बराबर आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस सारी कहानी में हमने क्या बताया कि हमने एक जो था एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, सच यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस ली, स्फेरिकल सरफेस, उसके ऊपर हमने एक गॉसियन सरफेस S कंसीडर कर ली, और पॉइंट P जो है वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। इस पॉइंट P के ऊपर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक
फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि इस सरफेस जो आपने बाहर वाली सरफेस ली थी उसके अंदर सारा चार्ज इनक्लोज था, तो फ्लक्स आपके पास किसके बराबर था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। अच्छा, चार्ज, अब आप क्या लिखोगे कि चार्ज आपके पास बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आपके पास बराबर होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के। तो यहाँ से अगर आप जो है वो Q की वैल्यू निकालें तो Q आपके पास बराबर आता है रो इंटू वी के बराबर आता है। तो V जो है वो आपके पास क्या है, V आपके पास वो वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का, और वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो चार्ज की वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट एन डी ए के बराबर होता है। ई आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, एलिमेंट एरिया डी ए ऑन सरफेस एस, एंड एन जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डी ए। ई इज़ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ ई, और एन हैट जो है वो एट एवरी एलिमेंट एरिया डी ए जो है वो आपके पास पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो हर एलिमेंट एरिया डी ए के ऊपर जो फ्लक्स है आपके पास, तो फ्लक्स बराबर आएगा ई डी ए कॉज ऑफ ज़ीरो के बराबर आएगा, और यहाँ से ई डी ए के बराबर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ओवर द ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एवरी एलिमेंट ई वुड बी सेम बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स एरिया ऑफ ऑन एस आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आपके पास जो क्या है एरिया एलिमेंट जो होगा वो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। तो ई को इसलिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। अब इंटीग्रल ऑफ डी ए, ठीक है, तो स्फीयर का एरिया, पूरी स्फीयर का एरिया ये बता रहा है, तो स्फीयर का एरिया आपके पास क्या होता है 4πr² के 4πr² के बराबर होता है। तो ये आपने फाई की जगह पे लगा दिया 4πr² और ई, तो ये आपके पास आ गया फाई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 थी और ऊपर जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था, मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली थी। ठीक है, इन दोनों आपके पास फाई के बराबर हैं, तो दोनों को आपस में अगर आप कंपेयर कर लें तो कंपेयर करने के बाद दोनों तरफ से देखो 4π कैंसिल हो गया। अच्छा, स्मॉल आर स्क्वायर उस तरफ कैपिटल आर क्यूब है, ई है और रो है, तो यहाँ से ई की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो आपके पास बराबर आती है रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब ओवर स्मॉल आर क्यूब। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो आपके पास इधर यहाँ पर एक जो है वो आर हैट यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आर जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड रेडियली टू द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट पी, और अगर आर जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास आर वेक्टर जो है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू इट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर के बराबर होता है ये। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ से देखो तो आर यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो वो आप लगा देंगे तो रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, और इनटू आर वेक्टर आ गया साथ में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया, रो की जगह पे अगेन आप लगा दें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये लगा दें। इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब आ गया। केस बी है अगर आपके पास कि अगर आपने पॉइंट पी को जो है वो इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया। अब देखें ये आपके पास जो इनसाइड ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये रेड मार्क किया है, ये जो सरफेस है ये अब आपके पास गॉसियन सरफेस होगी। अब इस सरफेस के ऊपर आप देखो जो स्मॉल आर है वो लेस देन है कैपिटल आर से, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस है और कैपिटल आर जो है ये आपके पास ये जो आपकी सरफेस आपने ली थी उसका रेडियस है। तो अब हम अगेन गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल सरफेस। पॉइंट पी जो है वो उसके अंदर लाई करेगा, सेम वही काम आपने करना है, ये भी कोसेंट्रिक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
इस केस में जो गॉसियन सरफेस है वो टोटल चार्ज इनक्लोज नहीं करेगी, क्योंकि वो इनसाइड है और इनसाइड उसके अंदर जितना चार्ज उस सरफेस का आ रहा है सिर्फ वो इनक्लोज होगा, बाकी जो चार्ज होगा वो उसके अंदर नहीं होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि क्यू प्राइम जो चार्ज है वो इसने इनक्लोज किया हुआ है, और इस केस में आपके पास जो क्यू प्राइम है वो इक्वल आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ आपके पास फ्लक्स बराबर होता है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह पे आप वैल्यू लगा दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। अब वही काम आपने करना है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट एन डी ए के। ई जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एट एलिमेंट एरिया डी ए ऑन सरफेस एस, एन हैट आपके पास यूनिट वेक्टर है, और ई जो है वो डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड है, और एन हैट जो है वो एवरी एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो हर एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए पे आपके पास जो फ्लक्स है वो इक्वल हो जाएगा ई डी ए के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एवरी एलिमेंट वुड बी सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस जो है वो सेम है, रेडियस जो है वो सेम है। अब डी ए जो है वो आपने निकाला है ना, वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होगा। उसकी वैल्यू आपने बिल्कुल उसी तरह से सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपने काम करना है, वैल्यूज़ लगानी है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। रो की वैल्यू एंड पे लगा दें, वेक्टर को इस आर को आप जो है वो वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दें, सॉरी इसके साथ डायरेक्शन लगा दें। यूनिट वेक्टर की जगह पे आप वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लगा दें, तो मैग्नीट्यूड के साथ ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आर सिर्फ आर वेक्टर आपके पास बचेगा। आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आर हैट इज द यूनिट वेक्टर इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अबव इक्वेशन है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू, हम उसे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू 3 क्यू प्राइम ओवर 4 पाई आर क्यूब, और क्यू प्राइम ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इसके केस बी के अंदर, जब आपने गॉसियन सरफेस को इनसाइड द स्फेरिकल शेल कंसीडर किया था। तो यहाँ पर आके हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।